अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जिनकी 22 साला सियासी जद्दोजहद का महवर इंसाफ और शफाफियत थी, अब उनकी किचन कैबिनेट क्या, उनके घरेलू रफ़क़ा से मुतालिक भी स्कैंडल सामने आ रहे हैं। अभी खुद इमरान खान के ऊपर तोशा खाना जो केस था, उनके तहाइफ को बेचने का स्कैंडल मंजर आम पर आए, चंद रोज़ ही हुए थे, लेकिन अब उनकी अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान अलमारूफ फराह गोगी से मुतालिक एक के बाद एक इंकशाफात सामने आ रहे हैं। चंद रोज़ पहले इमरान खान की अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए मलिक रियाज की जानिब से ज़मीन अतिया किए जाने का मामला सामने आया था और इस मामले में भी फराह खान का किरदार पेश देखा था। गो के फराह खान इमरान खान की हुकूमत के खात्मे होने से पहले ही दुबई जा चुकी हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ नैब की इंक्वायरी का बाकायदा आगाज हो चुका है। आज ही नैब की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक इंक्वायरी नामालूम ज़राए आमदन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर की जाएगी। डीजी नैब लाहौर को कानून के मुताबिक कार्रवाई के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। इसी एलामिये के मुताबिक, नैब के एलामिये के मुताबिक फराह खान पर मुख्तलिफ कारोबार के नाम पर बहुत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स रखने का इल्ज़ाम है, जबकि उनके अकाउंट्स में गुज़श्ता 3 साल में 847 मिलियन रुपए जो हैं उनकी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। नैब के बकौल इतनी रकम फराह खान के प्रोफाइल के मुताबिक नहीं, ये रकूम फराह खान के ज़ाती अकाउंट्स में डाली गई और फ़ौरन निकाल ली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फराह खान पर गैर कानूनी ज़राए से असासे बनाने के इल्ज़ामात लगाए गए थे। नैब एलामिया के मुताबिक फराह खान के इनकम टैक्स रिटर्न्स में उनके असासे 2018 से गैर मामूली तौर पर बढ़े हैं। इसी दौरान फराह खान 9 बार अमरीका और 6 बार UAE भी गई। आपको याद दिलाते चलें कि साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान रवा माह के आगाज़ में ही दुबई चली गई थी। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नामवर तहकीकाती सहाफ़ी किशकोरी ने, जबकि इस वक्त फराह खान के शोहर एहसन जमील गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुजर साहब, बहुत शुक्रिया। अब तो बाकायदा तहकीकात का आगाज़ हो चुका है फराह खान के खिलाफ। आप इस वक्त बैरून मुल्क हैं, कब तक आप आ रहे हैं इन तहकीकात का खुद सामना करने के लिए? हमने इससे पहले भी आपके कोलीग्स को इंटरव्यू देते हुए चंद हफ्ते पहले ये बताया था कि हम कोई अब्सकॉन्डर नहीं है। जब भी हमने कहा था कि पाकिस्तान का कोई इदारा हमें बुलाएगा किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी किस्म की हेल्प के लिए, हम ज़रूर उसके पास पेश हों। तो मैं आपके प्रोग्राम के वसासत से पूरी कौम के सामने ये ऐलान कर रहा हूँ और डीजी नैब साहब को भी मेरा ये पैगाम है कि कोई अगली होने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर बंदे भेजने की और टीमें भेजने की ज़रूरत नहीं है। हम बाइज़्ज़त शहरी हैं और हम उनके बुलावे पर ज़रूर हाज़िर होंगे। हमारी पर्सनल ज़रूरत पड़ी तो पर्सनली आएंगे, वो कला की ज़रूरत पड़ी तो हमारी टीम जाएगी। मैं वैसे ही चूँकि अब ये इंक्वायरी शुरू हुई है तो इसके लिए अपना प्रोग्राम शॉर्ट करके जो मैं आया हुआ था बाहर, तो मैं विद इन 3-4 वीक्स में पाकिस्तान पहुंच रहा हूं और हम आके और इसको बिल्कुल जिम्मेदार शहरियों की तरह इसको फेस करेंगे। ऐसा साहब, ये बताइएगा कि आपके जवाब से ये अखज़ किया जाए कि सिर्फ आप नहीं, फराह साहिबा भी साथ आ रही हैं 3 से 4 हफ्ते में? फराह साहिबा की भी जिधर जरूरत होगी वो भी आएंगी। वो भी कोई, हम बाकी कहाँ जा सकते हैं, हमारा घर है, ये हमारा वतन है, वो भी आएंगी। और कोई ऐसा हमने काम किया नहीं जिसके खौफ से डर के भागे हम। वैसे ये अलग बात है कि मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता। आज आपके पास आने का मेजर मकसद यही था कि हम पाकिस्तान में आकर इसको फेस करेंगे। ठीक, लेकिन आई डोंट नो इन द प्रेजेंस ऑफ अमेंडमेंट्स जो हुई हैं न्यू और इससे पहले भी, कि हाउ नैब कैन कॉल प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है, ये मेरी समझ में बात नहीं आई कि कोई हमें किस तरीके से वो बुला सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम कोई लैतो लाल से काम लिए बगैर इस एडिशन में तावन करें। देखिए एहसन साहब, इसलिए आपको बुला रहे हैं, इल्जामात इंतहाई संगीन है। फराह खान के अकाउंट से नैब के मुताबिक 847 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई और ये रकम भी उनकी प्रोफाइल के मुताबिक नहीं, उनके अकाउंट्स में डाली गई ये रकम, फिर फौरन निकाल दी गई। गैर कानूनी असासों से मुतालिक भी उन पर इल्जामात हैं और 2018 से जब से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, उनकी असासों में गैर मामूली इजाफा हुआ नैब के बकौल। और क्या कहेंगे इस पर आप? और खुसूसन 847 मिलियन बहुत बड़ी रकम है ये। नहीं, नैब ने मेंशन किया है अपने नोटिस में कि उन्होंने आप लोगों का, जो कोलीग्स आपके और चैनल्स ने ववेला मचाया हुआ, उससे भी वो इम्प्रेस हुए हैं। दूसरी बात ये है कि
जो जितने भी इस वक्त तक इंक्लूडिंग दुरानी साहब जो जियो वाले हैं, द न्यूज वाले, उनमें जितने भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने जो कुछ भी पेश किया ना लोगों के सामने, 200% वो है जो हमने एफबीआर में डिक्लेयर किया हुआ है। कोई एक गाड़ी, एक प्रॉपर्टी, एक बैंक अकाउंट वो ऐसा साबित नहीं कर सके जो हमने डिक्लेयर ना किया हो। ये वो पैसा है जो हर साल जिसके बैंक से 99.9% ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक हुई हुई, किसी जगह पे कोई हिडन मामला नहीं है, किसी जगह पे कुछ भी इस तरह की चीज नहीं, ये हमने खुद डिक्लेयर किया हुआ है। सो फार नैब भी ने भी जो हमें नोटिस हमने देखा है, जो हमें तो नहीं अभी मसूल हुआ, लेकिन जो पब्लिकली वो फ्लोट कर रहे हैं, मेरा इस पे भी एतराज है कि हम प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी तो नहीं। उन्हें नोटिस देना है वो हमें भिजवाएं, वाई पब्लिकली उन्होंने इसको पब्लिक क्यों किया है? इसमें देखे ना, हम कई दिनों से जो जितने भी चैनल्स भी हैं सारे हमारे पीछे ऐसे पड़े हुए हैं। और आप जो गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटीज देख लें, एक तरफ चले एहसन साहब देखिए, नोटिस तो आपको प्राइवेटली मिल जाएगा। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की। आपने ये जो कहा कि जनाब नैब जो तहकीकात कर रहा है या फखर दुरानी की स्टोरी, तो वो तो सारी चीजें आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन ये इस सवाल का तो जवाब दे देना कि 1.5 साल में सिर्फ बनीगाला में 3 अरब मालियत के आपके असासे बने। और रिंग रोड के एक और इल्जाम ये कि रिंग रोड जब शुरू हो रहा था उससे पहले 200 कनाल जमीन आप लोगों ने खरीदी चंद करोड़ में, और जैसी रिंग रोड की मंजूरी आती है वो 1 अरब रुपए में बेची गई। अब इन इल्जामात को जोड़ा जा रहा है कि जी खातून अव्वल के फ्रंट मैन के तौर पर आप लोग काम कर रहे थे, खुसूसन आपकी जो मिसेज हैं फराह खान। इट इज एब्सोल्युटली रबश। हमारी कोई जमीन जो बाईपास बन रहा है उसके आसपास किसी जगह पे कोई जमीन हमारी मौजूद नहीं है, ना थी, ना है, ना अभी हमारा आइंदा अभी उधर कोई हमारा प्रोग्राम है। 200% ये रबिश और ब्लेम है। जो हमारी चक्री वाली जमीन है वो सीडीसी के एरिया में आती है, ठीक है। और ये जो कह रहे हैं कि 10 लाख ये 2 करोड़ की खरीद के 1 अरब की बेच दी रातों रात, यार इस तरह का हमें तो, हम बूढ़े हो गए हैं इस कारोबार में, हमें तो कोई ऐसी जमीन आज तक नहीं मिली। ये टीवी पर ही हमने सुनी है कि इस तरह की जमीनें होती हैं। हमारी जमीन भाई उसके ऊपर गाँव का नाम दर्ज है और बाईपास से कम से कम वो 20 नहीं तो 25 किलोमीटर के एरिया में भी नहीं आती, और खामखा का ये स्कैंडल बना दिया है। देखे ना, जो जमीन उसके सारे कागजात जो किसी जगह पे भी हमारी जमीन जो है वो बाईपास के ऊपर नहीं। अच्छा, मुझे बताएं, आपकी मिसेज फराह बीबी का, जो खान साहब की मिसेज हैं बुशरा बीबी, उनके साथ फैमिली ताल्लुक था, लेकिन ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपने उस्मान बुजदार साहब को भी लगवाया और फिर उनकी मदद से डीसी और एसी तक पंजाब के आप चेंज करवाते रहे। 3-3 करोड़ रुपए में पंजाब से आपने काफी पैसे कमाए और बुशरा बीबी के फ्रंट मैन के तौर पर जो है आपने ये सारे काम किए। इन इल्जामात के तो खुलकर आपको जवाबात देने चाहिए। देखिए, बुशरा बीबी जो हैं वो हमारी बड़ी बहनों की तरह है, काबिल एहतराम है। उनके साथ हमारे फरी के बड़े अरसा दराज से उनकी न्याजमंदी है, हमारी उनके साथ न्याजमंदी है। वो किसी जगह पर भी हमारा उनके साथ किसी बिजनेस में कोई लेन देन नहीं है। हमारा उनके साथ एक फैमिली रिलेशनशिप है। वो भी उन्होंने, उनकी बड़ाई है कि उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस तक पहुंचने के बावजूद हमारे साथ वो प्यार मोहब्बत कायम रखा और उसी तरह हमारे साथ रखा। हम सोच भी नहीं सकते कि, और हम शर्मिंदा हैं कि हमारे वजह से उनके एक दामन पर दाग लगाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। हालांकि हमने हमारा ये बड़ा एक पाक साफ रिश्ता है, ठीक है जी, और हम सोच भी नहीं सकते। और जो भी लोग ये कह रहे हैं कि उन जैसी खातून जो है वो इन्वॉल्व होंगी लेन देन में, वो चांद पर थूकने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज, ना वो कभी उनका कोई बैंक अकाउंट मैंने कभी देखा है, ना कभी कोई उनका लेन देन कहीं देखा है। उन्होंने तो जो वालिद साहब की तरफ से प्रॉपर्टी मिली कभी उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े जिम्मेदार घराने की वो बहू रही हैं, उन्होंने उनकी किसी जायदाद की तरफ नहीं देखा। वो तो एक ऐसी हस्ती हैं जो
वैसे ही बेनियाज हैं इस तरह के लेन देन। अच्छा बताएं, क्या मलिक रियाज से आपकी भी इतनी करीबी दोस्ती थी कि करोड़ों अरबों रुपए की जमीन उन्होंने फरा बीबी को दे दी, अल-कादिर यूनिवर्सिटी के लिए डोनेट कर दी? क्या ये भी गलत है कि उन्होंने खान साहब के कहने पे ये दी, चूंकि खान साहब की गवर्नमेंट ने उन्हें जो बरतानिया से हुकूमत पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ पाउंड्स मिले थे, उन्होंने वो मलिक रियाज को दे दिए और बदले में मलिक रियाज ने ये डोनेट कर दी आपको? क्या ये गलत है? मलिक साहब, मेरा ख्याल है कि इमरान खान के वजीर आजम बनने से बहुत साल पहले के चैरिटी के काम कर रहे हैं। आई हैव सीन मैनी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और उनके लंगर खाने कई जगह पे मैंने देखे हैं। और इससे पहले भी मलिक साहब जो है वो इनके डोनर रहे हैं, हॉस्पिटल के, शौकत खानम हॉस्पिटल के, और बहुत सारी चीज़ों के वो डोनर, जो ये चीज़ें हमने अखबारों में पढ़ी हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं पता अल-कादिर यूनिवर्सिटी का, कि इतना मुझे पता है कि फरी उसके बोर्ड के किसी उसका नाम आता है, लेकिन आप उसको इन्वेस्टिगेट करें, देखें क्या अगर जो कोई चीज़ मलिक साहब ने दी है वो उधर मौजूद है, लगी है, नहीं लगी। अगर तो उसमें कोई आप कमी बेशी महसूस करते हैं, यार ये डोनेट इतने की हुई थी और ये मौजूद इतने की है, तो फिर तो कोई इतराज उठाएं। डोनेशन पे तो इतराज मुझे नहीं समझ आता कि एक वेलफेयर के काम पे आप किस चीज का मार है। सर, अरबों रुपए की डोनेशन जो है वो हमें तो कभी किसी ने नहीं दी। चले, आप ये कह रहे हैं कि फराह खान का अल-कादिर यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं? जितना जहां तक मैं उतना ही उनका रिलेशन। ठीक। अच्छा, उस्मान बुज़दार से आप लोगों का ताल्लुक जोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो फरा बीबी असल में पंजाब की चला रही थी। और मैं फिर अपना सवाल रिपीट करूंगा कि असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी, उनको लगाने के 3-3 करोड़ रुपए लिए जा रहे थे और उस्मान बुज़दार से कोई ताल्लुक नहीं है आपका? बिल्कुल, ये भी प्रोपेगेंडा है। आप मुझे बताएं कि यही मुस्लिम लीग नून 3-4 साल से प्रोपेगेंडे कर रही थी कि कोई अफसर टिकने नहीं देते, तबादलों पे तबादले हो रहे हैं। जिस बंदे ने 3 करोड़ रुपया दिया हो किसी जिले में लगने का, वो 3 साल से पहले तबादला होने देता है अपना, वो शोर नहीं डालता। तो इनके तो ये खुद ही कहते रहे कि 6 महीने से, साल से ज्यादा कोई अफसर निकाला नहीं है, तो उस्मान साहब बदली जा रहे हैं। देखें, ये इस तरह के प्रोपेगेंडे, ये सारी नून लीग को इतना फिक्र पड़ गया फरा का कि फरा के अकाउंट बढ़ गए, फरा ने ये कर दिया। यार, पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद जो हैं, जो इस वक्त वजीर खारजा है पाकिस्तान के, ये इतने बड़े लोग एक बेचारी और लड़की के पीछे हैं यार। तो गुजर साहब, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि उस्मान बुज़दार को लगाने में फरा बीबी और बुशरा बीबी का किरदार था और आप भी काफी अरसे से उस्मान बुज़दार को जानते हैं, आपका जवाब क्या होगा? उस्मान बुज़दार के लगाने में फरा बीबी का और बुशरा बीबी का कोई किरदार नहीं है। वो पीटीआई के वज़ीर आला रहे हैं। चेयरमैन ने और उनकी टीम ने, चेयरमैन की टीम ने उनका इंतखाब किया। ये मैं नहीं, उनके चेयरमैन साहब के बिहाफ पे मैं ये नहीं बता सकता कि उन्होंने क्यों लगाया, ये वो बता सकते हैं। लेकिन मैं ये बात आपको कह सकता हूं कि एज फॉर एज आई नो, किसी जगह पर भी बुशरा बीबी का और फरा का कोई तल्लक इसको लगाने में नहीं है, ना लगाने में है, ना चलाने में है। ये प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है डे 1 से। चले, इसको फिर डिनाई कर दें कि उस्मान बुज़दार को आप वज़ीर आला बनने से काफी पहले जानते थे और इसीलिए आपने उनकी सिफारिश की। मैं उस्मान बुज़दार को भी जानता था और जो नहीं बन सके उनको भी जानता था। सर, आपने उस्मान बुज़दार की सिफारिश की या नहीं की? मैंने किस हैसियत में सिफारिश करनी? मैं पीटीआई के किसी का ओहदेदार नहीं हूं। मेरी किसी किस्म की खिदमात नहीं है पीटीआई के लिए जाती तौर पे कि मैंने उनको बड़ा हेल्प किया वो इलेक्शन जिताने में। ठीक है, इस बात की इंक्वायरी मैं सुप्रीम कोर्ट तक भुगत चुका हूं कि मेरा उस्मान बुज़दार से क्या ताल्लुक है। आप भी इस बात के विटनेस रहे हैं। ठीक है, हमारी वाकफियत जरूर है। अब आप बताएं कि वाकफियत को जुर्म बना दिया गया कि आप वाकिफ क्यों हैं? जिन्होंने उन्हें टिकट दी
ठीक, जो चले उस वक्त एहसन सदर जमील थे, गुजर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। इशू ये है कि वाकफियत कोई जुर्म नहीं है, लेकिन 847 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शन जो सामने आ रही हैं, और आपने खुद कहा कि आप आकर उस तहकीकात का सामना करेंगे। वक्त तो चाहते हैं नाज़रीन ब्रेक के, उसके बाद सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जायद गिशकोरी जो कि तकरीबन 2 हफ्ते से इस स्टोरी पे बड़ा डिटेल में काम कर चुके हैं, उनके पास कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट में से एक जायद गिशकोरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जायद साहब, नैब ने फरह बीबी के खिलाफ तहकीकात का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, प्रेस रिलीजेज और वो हमारे सामने पड़ी हैं। एहसन जमील गुजर से भी उनके जो शोर हैं, ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी। काफ़ी संजीदा मामला लग रहा है क्या आपको, क्योंकि बड़ी क्लोजली आपने स्टोरी पर काम किया है? एक तो थैंक यू वेरी मच आदिल, ये इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पहली इंक्वायरी शुरू की गई है और ये बड़े पैमाने की इंक्वायरी है। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उसकी वजह ये है कि फराह खान का जो किरदार है, अब तक जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, वो तो पूरे पंजाब को सिर्फ कवर नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान से निकलता हुआ ये दुबई में भी शायद इन्वेस्टिगेशंस हों। रिकॉर्ड काफ़ी आया है जो अब तक 5 दिनों में मैंने और बहुत सारे जर्नलिस्ट इस पे काम कर रहे हैं, जो मैंने इसको री-वेरीफाई किया है, उससे कम अज़ कम 5 अरब रुपए की इसके असासे बनाए हैं और इसके सोर्स का भी मालूम नहीं है, ना उन्होंने खुद डिक्लेयर किया है। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसका है। दूसरा ये है कि पंजाब हुकूमत की जो फोर्सेस और जो दूसरी चीज़ें थी वो रिंग रोड रावलपिंडी से शुरू होती हैं। देखें, जब पूरी रिंग रोड की दूसरी एक मीटिंग हुई थी, उसके 1 हफ्ता बाद रिंग रोड का ऐलान कर दिया गया था। तो इसका मतलब है कि फराह खान को मालूम था, डॉक्यूमेंट ये बताते हैं पंजाब लैंड अथॉरिटी के, कि जहाँ से रिंग रोड शुरू होना था उसने 200 कनाल ज़मीन खरीद ली और उसके बाद रिंग रोड का ऐलान कर दिया गया। फिर 1 साल बाद उसने ज़मीन बेच दी जिसकी मालियत मार्केट की 1 अरब रुपए बनती है, जबकि ज़मीन उन्होंने 2 करोड़ 60 लाख की सिर्फ खरीदी थी। तो ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। फिर आप बहावलपुर को देखें, वहाँ पर उसने ज़मीन हासिल की है, गुजरांवाला में की है, फिर बनी गाला में उसने 3 अरब रुपए की मालियत के 1.5 साल में सिर्फ असासे बनाए हैं। और ये मैं हवा में नहीं बात कर रहा, एज ए रिपोर्टर जो डॉक्यूमेंट हासिल किए हैं उसको वेरीफाई करवाया है, तो उससे बात से अंदाज़ा होता है कि 240 कनाल ज़मीन बनी गाला में उसने 1.5 साल में हासिल की है और उसके लिए 41 करोड़ रुपया जो डीसी रेट होता है वो अदा किया है, जबकि मालियत 3 अरब से ज़्यादा है। तो 41 करोड़ रुपया अदा करना, कहाँ से ये पैसा आया है, ये ज़ाहिर है फराह खान को इस्तेमाल किया गया है। इनके ऊपर हाथ किसका है, वो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, मैं आपको उनके नाम भी बता सकता हूं। तो ये दूसरी एक इवेंट है। फिर आप उसकी इंटरनेट ट्रैवलिंग जो हिस्ट्री है वो मैंने निकलवाई है अपने ज़राए से, उसको आप देखें। जो साथ उसके ट्रिप हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, फिर रीसेंट ट्रिप्स उसके दुबई के हैं और उसका एक पर्टिकुलरली अहम ट्रिप है 3 अप्रैल का, जो बहुत अहम ट्रिप था। उसकी वहाँ पर मीटिंग थी कुछ, वो अटेंड करने के बाद वापस आ गई। उसको मालूम हो गया था कि शायद अब गवर्नमेंट ख़त्म होने वाली है, फिर वापस आई और कुछ टाइम गुजारा और अब वो वापस दोबारा दुबई जा चुकी है। अच्छा जाहिर आएगा कि एक तो अगर ये सारे इल्ज़ामात अगर ये साबित भी हो गए तो इससे फिर खान साहब की जो मिसेज हैं बुशरा बीबी, उनका कैसे ताल्लुक इस्टेब्लिश होता है, नंबर 1। नंबर 2, गुजरांवाला में एहसन जमील गुजर ने कुछ कनाल ज़मीन जो है वो बुशरा बीबी को अलॉट की, तोहफे में दी, जैसे भी था। क्या ये वही बुशरा बीबी हैं? देखिए, बहुत बहुत वाइटल क्वेश्चन आपने किया है ये, क्योंकि 4 दिन हो गए हैं ये सारा प्रोब शुरू किया जर्नलिस्टों ने, हमने ये हमारे पास चीज़ें आती गई, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करते रहे एज ए रिपोर्टर। ये एक गैप है इस वक्त, लेकिन बात शुरू हुई है। अभी आगे जाकर क्या होता है, ये बात आपकी सही है। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास भी आया था कि एहसन जमील गुज्जर ने 6 कनाल 9 मरले
की ज़मीन जो है वो बुशरा बीबी नामी खातून गुजरांवाला में दी है 2018 में, ये बात सही है। लेकिन उसकी तहकीक में जब मैं गया तो ये बुशरा बीबी इमरान खान की वाइफ नहीं थी। जायद गिशकोरी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि ये जो खबरें आ रही हैं कि जो भी उनके बकौल आइन की पामाली हुई तहरीक इंसाफ हुकूमत में, चाहे वो इमरान खान साहब पर ये इल्ज़ामात हों, कासिम सूरी पर हों, स्पीकर साबिक असद कैसर पर हो, या इस वक्त गवर्नर पंजाब उमर चीमा पर हों, क्या उन पर वाकई कोई मुकदमा आर्टिकल 6 के तहत बनाया जा रहा है, रेफरेंस दायर किया जा रहा है? इसकी तस्दीक हम लेंगे वफाकी वजीर कानून से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद है। तारड़ साहब, ये जो खबर चल रही है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया आर्टिकल 6 के तहत तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं इमरान खान, कासिम सूरी, असद कैसर, गवर्नर पंजाब, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला हो चुका है, क्या बाकायदा रेफरेंस दायर करने का फैसला हो चुका है? आप इसकी तस्दीक करेंगे? रेफरेंस तो नहीं है जी, अब तो अगर कानून देखें तो ये शेड्यूल्ड ऑफेंस है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के अंदर जो लेजिस्लेशन हुई थी हाई सीजन लॉज की, जिसमें मुशर्रफ साहब की भी प्रोसिक्यूशन हुई, उसके अंदर ये शेड्यूल्ड ऑफेंस है, FIA की जुरिस्डिक्शन है। और जहाँ पे सूरत हाल ऐसी हो, FIA बिल्कुल इस पे इंक्वायर कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है। हाँ, इसकी जो इजाजत है अनलाइक अदर ऑफेंसेस वो फेडरल गवर्नमेंट यानी कि मुस्तफा एम्पेक्स की रोशनी में काबीना देती है। तो कोई आज मुझे भी एक दो दोस्तों ने मुशावरत के लिए पूछा था और बस इससे ज्यादा तो अभी मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मामला अभी क्या कहते हैं, इट इज ऑन द टेबल बट इट्स स्टिल अंडर डिस्कशन। तो हुकूमत अभी फिलहाल उस पर मुशावरत कर रही है और काबीना से अप्रूवल जब बाकायदा हो जाए तब FIA इस मामले को आगे ले जाएगी। नेचुरली जी, दायरा ये FIA ऑन इट्स ओन तो नहीं करेगी, ये तो एक जब तक ये कानूनी तकाजे इसके पूरे नहीं होते उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जाहिर है, लेकिन वो अपना जो पेपर वर्क होता है जाहिर है ये रेलेवेंट मिनिस्ट्री जो है वो इंटीरियर डिवीजन है या अगर उसकी कोई कानूनी साइड देखनी है तो वो लॉ एंड जस्टिस है, उसमें ये जरूर डिस्कस जरूर हुआ है। ये मैंने भी एक दो दोस्तों ने पूछा तो मैंने अपनी राय से उन्हें आगाह कर दिया था। बाकी जाहिर है ये डिसीजन कलेक्टिव डिसीजन होगा, अभी तो इस पे बेसिक होमवर्क हुआ। तो तार साहब, क्या बेहतर ना होता कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी सोमोटो लिया, तफसीली फैसला अभी आना बाकी है, तो उसके बाद ही हुकूमत कोई फैसला करे इस बारे में? आदिल साहब, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि मैंने आपको कौन सा बता दिया है कि ये कर लिया। मैंने तो आपको बताया कि कानून की मंशा और कानूनी जो एक स्कीम ऑफ लॉ है ये वो इस तरह से है। अब उसमें इस खास केस में कौन कौन से मराहिल हैं इसी का जायजा लेने के लिए तो मुशावरत हो रही है। ठीक, तो हम क्योंकि जरा वक्त से पहले प्रीएम्प्ट कर लेते हैं और हम वक्त से पहले ही जवाब और रिजल्ट भी चाहते हैं, वो शायद अभी मुमकिन नहीं। अच्छा, मुझे बताइएगा, हमारे मुल्क की एक तारीख रही है बड़ा संजीदा, ये मुकदमात अक्सर बन जाते हैं लेकिन उन्हें फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से भी जोड़ा जाता है। बतौर वकील क्या आप समझते हैं कि वाकई केस में इतना दम है, आइन की पामाली भी हुई और आर्टिकल 6 का मुकदमा बन सकता है? देखिए, यही चीज तो मैंने भी अपने लोगों से कहा है कि जो लीगल एक्सपर्ट्स है कि वो ये एग्जामिन करें और मैं खुद भी इसे देखूंगा। और रेस्ट अश्योर के मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि हमने बिल्कुल, हमारी गवर्नमेंट की ना ये पॉलिसी है ना ये मेरा अपना, ये कभी भी ये मेरी ये ख्वाहिश रही है कि चीजों को उस तरह से किया जाए जिस तरह से पहले वालों ने किया है। जो भी होगा इंशाल्लाह कानून और आइन के ऐन मुताबिक होगा। इस मुल्क में तो राना सनाउल्लाह साहब पे 15 किलो हेरोइन डाल दी गई और सारे गुश्त बदंता थे और हुकूमत ने उसको सपोर्ट किया और यहाँ पे वुज़रा ने फ्लोर ऑफ हाउस पे खड़े होके कहा कि हाँ ये कानून ने रास्ता लिया है। तो हम लोग बिल्कुल उस हद तक जाने वाले लोग नहीं है। जो होगा इंशाअल्लाह अज़ीज विदिन द लॉ, विदिन द बाउंड्स ऑफ लॉ होगा। अच्छा तार साहब, जो पंजाब में जो कुछ हो रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के बार बार अहकामात के बावजूद हमजा शहबाज हल्फ नहीं उठा पा रहे, वफाकी हुकूमत उस बारे में क्या सोच रही है? आदिल साहब, यही वो अवामिल हैं जो कि मजबूर करते हैं रियासत को कि वो अपने हाथ खोले और आइन और कानून को रास्ता दे। पंजाब में जो हो रहा है, मेरी नाकस राय में इससे बड़ा आइन के साथ मजाक नहीं हो सकता।
और अदालती अमल के साथ मजाक। आप कल का ऑर्डर पढ़े, अब इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि अदालत ने कहा है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं और हमारी ये डिजायर है। उसका पैराग्राफ 1 भी पढ़ लें, कोर्ट ने बड़ा खोल के बयान किया और दूसरे राउंड में उन्होंने कहा, पहले भी कहा था, इस दफा तो उन्होंने कहा कि ये आइन में कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हल्फ जो है वो डिले हो सकता है, और ये बात गलत नहीं है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आर्टिकल 130 बड़ा क्लियरली कहता है कि जब वजीर आला का इंतखाब हुआ और नोटिफिकेशन कर दिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने असेंबली से, जो कि हो गया था, उसके फौरी बाद हल्फ हो जाना चाहिए। आप हिस्ट्री उठा के देखें, इतनी दफा ये हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर इलेक्ट का ओथ जो है वो 24 घंटे से आगे गया और आज 11वां दिन है। तो हमें तारीख को सामने रखते हुए अपनी सिम दुरुस्त करनी चाहिए, और किसी को हम ये रियासत किसी को ये इख्तियार नहीं देगी कि वो आइन का हुलिया बिगाड़े और आइन से हट के वो काम करे जिसकी वजह से आइन शिकनी हो उसके पार्ट पे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सारे एंगल्स हम देख रहे हैं जी, और मैंने जैसे पहले कहा कि बिल्कुल कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा, किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चलें, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज़िम, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद मारूफ कानूनदान और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे पूछेंगे कि पीपल्स पार्टी की इस पर क्या पोजीशन है। अगर तो आर्टिकल 6 की तरफ जाती है तो क्या पीपल्स पार्टी बतौर इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून का साथ देगी या नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब को सुना, उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मारूफ कानूनदान और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी इसकी तस्दीक की है कि वो इन लाइन्स पर सोच रहे हैं कि जो उनके बकौल आइन की पामाली हुई, खिलाफ वर्जी हुई, उस पर FIA जो है वो बाकायदा तहकीकात का आगाज़ करे आफ्टर ईद, और हतमी मंजूरी जो है उसकी काबीना दे। क्या आप समझते हैं कि ये मुकदमात चलने चाहिए, ये तहकीकात होनी चाहिए? क्योंकि पीपल्स पार्टी का एक माजी रहा है कि जब भी गद्दारी और इन जैसी चीज़ों की बात आती है तो आप लोग कहते हैं, आपका एक है अपना ओपिनियन कि नहीं जी, इस तरफ नहीं हमें जाना चाहिए, इस मुल्क में कोई भी गद्दार नहीं है। ओवर टू यू सर, क्या ओपिनियन है आपका इस पर? थैंक यू जी। गुजारिश यह है कि एक बात है गद्दारी की और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट करने की जी। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट किया जाए उसके बारे में ही प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं कि क्या एक्शन लिया जा सकता है, और उस एक्शन लेने के लिए बुनियादी बात है कि फेडरल गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइड। कोई इंडिविजुअली ना तो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है, ना कोई इंडिविजुअली इंटीरियर मिनिस्टर डिसाइड करता है, ये कलेक्टिव डिसीजन होता है कैबिनेट का। जब फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो इट मीन्स दी होल कैबिनेट। तो ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब इज़ अ गुड लॉयर, तो उन्होंने कहा है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को, मिनिस्टर है उसके लिए, तो इस इशू को कैबिनेट में आना चाहिए, उसको थ्रेड पेयर उसकी डिस्कशन होनी चाहिए। और ये पिछले अरसे में जो सिंस 3 अप्रैल ऑनवर्ड जो सूरत हाल पैदा हुई इस मुल्क में, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ भी ये जा रहे थे, फिर सुप्रीम कोर्ट का इंटरवीन करना, फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जारी होने और उसके मुताबिक फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से कबल उनको रेजिग्नेशन देना और फिर नए चीफ एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन होना, उसके लिए भी एक ड्रेइंग प्रोसेस, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का वो इज्तनाब करना कैबिनेट को ओथ लेने से उनसे, और फिर सब्सिक्वेंटली ले भी ली। अभी जो सूरत हाल डेवलप हो गई है पंजाब में, तो ये सारे ऐसे इक़दाम उठाए PTI के ज़िम्मेदार लोगों ने, जिसके लिए ये जो लीगल माइंडेड लोग हैं ये समझते हैं कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट किया। ठीक। और जब अच्छा बुखारी साहब, इसमें ये बताइएगा कि तारड़ साहब ये फरमा रहे थे कि आर्टिकल 6 का रेफरेंस या मुकदमा नहीं, ये FIA भी उन्होंने कानून का भी जिक्र किया कि FIA इस पर तहकीकात कर सकती है और मुकदमा, और FIA कैन डील विद इट, तो किसी रेफरेंस की भी ज़रूरत नहीं है। आप एग्री करते हैं उनसे, और क्या पीपल्स पार्टी भरपूर सपोर्ट करेगी बतौर इत्तेहादी जमात इस पूरे मामले में मुस्लिम लीग नून की? देखिए जी, हम तो हर वो डिसीजन जो कैबिनेट करेगी उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कैबिनेट में सिर्फ
PMLN नहीं बैठी हुई, उसमें दीगर कोलिशन पार्टनर्स बैठे हैं। और हम समझते हैं जो कलेक्टिव विजडम होती है ये हमेशा इट इज़ बेटर दैन इंडिविजुअल विजडम। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि आर्टिकल 6 के हवाले से जो तहकीकात है वो इनिशिएट तभी हो सकती है जब फेडरल गवर्नमेंट उसको रेफ़र करे। किसी इंडिविजुअल के कहने पे आर्टिकल 6 को इन्वोक नहीं किया जा सकता। ये फेडरल गवर्नमेंट का ही दायरा अख्तियार है अंडर द लॉ कि वो आर्टिकल 6 के हवाले से इन्वेस्टिगेशन करवाए, इन्वोक करे और वो रेफरेंस फाइल करे। ठीक, तो इसमें सर FIA का क्या आप समझते हैं कि वो इस मामले में भी वो दुरुस्त फरमा रहे थे कि FIA करवा सकती है इन्वेस्टिगेशन भी और मुकदमा भी, ये FIA की जुरिस्डिक्शन में आता है? ये देखिए बात यह है कि FIA भी इनिशिएटिव तब लेगी ना जब उसको फेडरल कैबिनेट रेफर करेगी, तो एट इज ओन तो FIA नहीं करेगी। राइट और बुखारी साहब, क्या आप समझते हैं कि जो कासिम सूरी साहब ने किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सो मोटिव लिया, उसके तफसीली फैसले का क्या इंतजार करना चाहिए, या अगर काबीना फैसला कर दे तफसीली फैसले से पहले भी तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए? वैसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट बात तो है कि जो डिटेल्ड जजमेंट है उसके सारे प्रॉस कॉन्स देख लेने चाहिए। लेकिन अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो लेट दी फेडरल गवर्नमेंट और कैबिनेट डिसाइड थिंग्स। उस पर जो कैबिनेट मेंबर्स बैठे हैं डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट भी करते हैं, फिर वो लॉ एक्सपर्ट से इनपुट भी लेंगे। तो मैं ये समझूँ कि जहाँ आइन और कानून की वायलेशन हो उस पर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, ताकि आप देखें कि इसका कोई डेटरल इफेक्ट तो हो। कि अब ये नहीं होना चाहिए कि जिसका दिल चढ़े चढ़ दौड़े और आइन को एब्रोगेट कर दे, अबेंस में ले जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट करना शुरू कर दे। देयर शुड बी सम चेक ऑन इट नाउ। मतलब लेट्स कम टू दिस पोजीशन कि जनाब ये कब तक ये खेल खेला जाता रहेगा, जब हम ये आइन जो है ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द स्टेट ऑर्गन्स एंड द इंडिविजुअल्स। तो इसको मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 6 अगर है और उसकी कोई अगर अहमियत है तो उसको इन्वोक होना चाहिए, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल को एब्रोगेट किया जाए, वायलेट किया जाए, तो इसका कोई सिलसिला तो नहीं। अदरवाइज आर्टिकल 6 को कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में रखने का कोई मकसद ही नहीं है। ठीक, फिर तो अच्छा बुखारी साहब, तो इसको ठीक है, आखिरी सवाल आपसे कि क्या आप समझते हैं कि नैब को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ओपोजिशन, माजी की जो ओपोजिशन आप समेत रही है, वो उनका ये दावा रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती रही है। तो अब चूंकि फरा बीबी के ख़िलाफ़ भी, जो कि करीबी साथी भी हैं इमरान खान साहब की अहलिया की, क्या वो तहकीकात आप समझते हैं कि किसी और इदारे को करनी चाहिए और नैब को ख़त्म कर देना चाहिए? देखिए, अभी तक तो नैब एग्जिस्ट करता है। ख़त्म करने के लिए आपको लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, आपको इस नैब ऑर्डिनेंस को रिपील करने की ज़रूरत है। और जब तक ये रिपील नहीं होता तब तक तो ये कानून है, और जब तक ये कानून एग्जिस्ट करता है तो उसके मुताबिक तहकीकात। लेकिन एक बात हम ये ज़रूर समझते हैं कि नैब के जो करता धरता लोग हैं ना, उनको अबव बोर्ड राइज करना पड़ेगा, उनको नॉन पार्टिजन रोल अदा करना पड़ेगा। मैं किसी की पर्सनल विक्टिमाइजेशन पे बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है तो नैब जो भी तहकीकात करे और जो रेफरेंस भेजे वो कम अज़ कम उसका जो है ना कंक्रीट एविडेंस हो तो फिर ही कोर्ट में भेजे, ताकि कन्विक्शन भी हो सके। वरना जो पुरानी सूरत हाल थी कि जितने भी रेफरेंसेस जाते रहे और जब बेल मैटर्स जाते रहे कोर्ट्स में, तो कोर्ट्स की बड़ी सीधी सी ऑब्जर्वेशंस नैब की जो ऑफिसर्स हैं और जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में आती रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी लेके हाई कोर्ट से भी लेके। मैं ये समझता हूँ कि नैब को एक ज़िम्मेदार अदारे के तौर पे काम करना चाहिए और सुनी सुनाई बातों पे नहीं। अगर कोई कंक्रीट एविडेंस है और उसको वो कोर्ट ऑफ लॉ में इस्टेब्लिश कर सकते हैं तो फिर वो ज़रूर रेफरेंस, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल होना चाहिए और अल्टीमेटली उस पर कोशिश होनी चाहिए कि कन्विक्शन हो। ठीक, नैयर हुसैन बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहज़ेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।